अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आप लोगों की बायोलॉजी की टीचर और मैं आप लोगों को बायोलॉजी क्लास 10 का सारा सिलेबस पढ़ा दूंगी। माई सेल्फ मौज़मा नवीद, डूइंग डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसे होगा। हम इसके अंदर पढ़ाने में हम डिटेल लेक्चर्स लेंगे टॉपिक्स के। उसके अलावा हम लोग बोर्ड क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, लॉन्ग बोर्ड क्वेश्चंस हों, शॉर्ट बोर्ड क्वेश्चंस हों, हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे, सब बोर्ड्स के। ओके, इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एमसीक्यूज़ हम कोई इंपॉर्टेंट हमें मिलेगा, हम वो भी डिस्कस करेंगे। मैं आपके साथ ज़रूर साथ साथ वीडियो में शेयर करती जाऊँगी ताकि आप लोगों को जो चीज़ें आप क्लास में पूछते थे वो आप लोग ऐसे भी पूछ लो, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब बायोलॉजी क्लास 10 का चैप्टर सबसे पहले स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 10 से, जिसका नेम है गैसियस एक्सचेंज। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं गैसियस एक्सचेंज, जिसके बारे में हमने पढ़ना है। तो गैसियस एक्सचेंज और रेस्पिरेशन एक्चुअली में दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, दे आर सिनोनिमस। तो इसमें क्या है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी क्या है कि आपने ऑक्सीजन को इनटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना। सेम इज़ द प्रोसेस विद गैसियस एक्सचेंज। तो दोनों सिनोनिम्स हैं, कोई खास डिफरेंस नहीं है इनमें, ठीक है। ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में क्या होगा, आप ऑक्सीजन लेते हो। रेस्पिरेशन का याद रखना कि इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट इज़ एन इवेंचुअल पार्ट ऑफ योर लाइफ। अगर आप रेस्पायर नहीं कर रहे देन यू आर डेड। तो अगर आप ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हो और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हो नॉर्मली, देन यू आर अ लिविंग पर्सन। ओके, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जब हम लोग न्यू बोर्न बेबी की बात करें ना, तो फर्स्ट टाइम वो इस दुनिया में आता है ना, तो सबसे पहला काम वो जो इस दुनिया में आके करता है वो क्या करता है, वो रेस्पायर करता है। क्योंकि जब इनसाइड द प्लेसेंटा, इनसाइड द मदर्स बॉडी जब वो होता है ना बेबी, तो वो रेस्पायर खुद नहीं कर सकता। उसके जो फीटल लंग्स होने, हम ना जो बिफोर बर्थ जो बेबी होता है उसे हम कहते हैं फीटल। तो जो फीटल लंग्स होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं, वो फंक्शन अपना परफॉर्म नहीं कर पाते। इस वजह से जैसे ही वो प्लेसेंटा, जो मदर जो ब्रीथ ले रही होती है ना, वो ही ब्रीथ बेबी यूज़ कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही बेबी, न्यू बोर्न बेबी आता है इस दुनिया में, वो पहला काम क्या करता है, वो अपने फीटल लंग्स, अपने जो लंग्स, फिर हम उसे फीटल नहीं कहेंगे, फिर हम उससे न्यू बोर्न बेबी कहेंगे, वो अपने लंग्स को जो है वो एक्टिव करता है। वो अपने लंग्स को कैसे एक्टिव करता है, वो रेस्पायर करता है। ओके, तो इस वजह से अब आपको पता हो चल गया कि पहली रेस्पिरेशन इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। अब इसमें क्या है कि अगर आपका न्यू बोर्न बेबी है, तो वो आपने अक्सर नोट किया होगा कि जो न्यू बोर्न बेबीज़ होते हैं वो बहुत, उनकी ब्रीथिंग रेट, उनकी जो रेस्पिरेटरी रेट होता है वो बहुत हाई होता है, ज़ोर ज़ोर से ना वो सांस ले रहे होते हैं। क्यों सांस लेते हैं, क्योंकि अब उनका तो लंग्स फंक्शन नहीं होते, उन्होंने पहले काम अपने आप को लंग्स को फंक्शनल बनाना होता है, इस वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा सांस लेते हैं। तो उनका रेट अगर हम कैलकुलेट करें ना, तो वो 30 से 60 पर बीट होता है, ठीक हो गया। और अगर अडल्ट की बात करें, तो जो अडल्ट होते हैं वो, अब हम लोग हैं, अगर हम लोग नॉर्मली रेस्पायर कर रहे हैं तो हमारा रेस्पिरेटरी रेट क्या होगा, 12 से 16 मिनट्स। इन केस अगर आप एक्सरसाइज करते हो या आप कोई वॉक वगैरह कर लेते हो या कुछ भी करते हो, तो हो सकता है किसी टेंशन में, किसी भी काम वर्कआउट में आपका ये रेस्पिरेटरी रेट वक्ती तौर पे इंक्रीज़ कर सकता है, लेकिन नॉर्मल जो होता है वो ये है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम जब बात करते हैं रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन को फर्दर अगर हम एलेबोरेट करें कि रेस्पिरेशन क्या है, तो हम कहेंगे कि रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक हो गया। अक्सर ना याद रखना, बोर्ड में क्वेश्चन आता होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के लिहाज से बता रही हूँ, ध्यान से सुन लो। रेस्पिरेशन, डिफाइंड रेस्पिरेशन एंड इट्स टाइप। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने कितना लिखना है। सबसे पहले तो आपने डेफिनेशन लिखनी है रेस्पिरेशन की, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसकी टाइप्स बतानी है। देखो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ना रेस्पिरेटरी रेट के रिलेटेड, ये आपके नॉलेज के लिए हैं। अगर आप इसमें अगर आप अपना नॉलेज भी गेन करना चाहते हो स्टडी के साथ साथ, रट्टे के अलावा, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। 2 पॉइंट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होती है, इसमें हम कहेंगे इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। इसमें मतलब अब आप खुद देखो कि लंग्स एंड ब्लड में क्या होगा, रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज होंगी। तो इस पॉइंट में सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊं कि रेस्पिरेटरी गैसेस क्या होती है। रेस्पिरेटरी गैसेस हम कहते हैं ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को। ये जो 2 गैसेस होती है ना, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इन गैसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक हो गया। अब ये इसमें एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होगा कि आपके जो रेस्पिरेटरी गैसेस है वो सिर्फ और सिर्फ लंग्स और ब्लड, मतलब हम लोग सांस ले रहे हैं, लंग्स में जा रही है, फिर उसके बाद फर्दर ब्लड में सर्कुलेट हो रही है, तो हम सिर्फ इधर तक जो रेस्पिरेशन हम पढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आ जाओ इंटरनल रेस्पिरेशन पे। इंटरनल रेस्पिरेशन पे अगर आप बात करो ना, तो इसमें हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़।
इसमें हमने पढ़ा था बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, इसमें हमने पढ़ना है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़। देखो लंग्स एंड ब्लड, अब आपने सांस ली है, लंग्स के जरिए आपके सांस अंदर गई और आपके ब्लड में चली गई, फिर उसके बाद ब्लड से फर्दर हमारे टिश्यूज़ हमारे सेल्स में भी जानी है, तो ब्लड एंड टिश्यूज़ में जो आ जाएगी उसको हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। अब इंटरनल रेस्पिरेशन को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन का, ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है सेलुलर रेस्पिरेशन कि द प्रोसेस इन विच द CH बॉन्ड ब्रेकर and in the process in which CH bond broke and it is in the food is then converted into the ATP energy to give to your body। तो अब इसमें क्या होता है कि CH बॉन्ड जो है वो टूटेंगे, कैसे टूटेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन आपने पढ़े होंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन का इफेक्ट होता है और ये बॉन्ड टूटेंगे, ये बॉन्ड टूट के आपके क्या बनाएंगे, ATP इज़ गिवन टू योर बॉडी, ये आपकी बॉडी को दे दी जाएगी, ठीक है। इसमें अगर आप इस सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए अगर आप एक इक्वेशन लिखो ना, तो आपकी इक्वेशन ये है, ऑक्सीजन आप इनहेल करते हो, ये आपके फूड के साथ कंबाइन करेगी, आपके फूड में जाएगी, ग्लूकोज में के साथ मिलेगी, ग्लूकोज को हम एज अ फूड दे देते हैं, ठीक है, ये उसके साथ मिलेगी तो ये बना देगी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। ऑक्सीजन आपने क्या किया है, इनहेल, कार्बन डाइऑक्साइड आपने क्या करनी है, एक्सहेल, ये दोनों है रेस्पिरेटरी गैसेस, ये आपने लेनी है, ये आपकी इनहेल हो जानी है, साथ में आपको प्रोडक्ट में क्या मिल गया, वाटर, ये कहाँ से निकला, आपके फूड से, आपकी ग्लूकोज से, फॉर एग्जांपल C6H12O6। अगर आप ये इक्वेशन प्रॉपर लिखो तो आपको प्रोसेस में एंड पे मिलता है वाटर प्रोडक्ट पे और कार्बन डाइऑक्साइड आपके एक्सहेल हो जाती है, ठीक हो गया। अच्छा अब मैं आपको ना अगर इसकी प्रोसेस का बताऊँ ना कि ये कहाँ कहाँ होते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर मैं बात करती हूँ कि ये किधर किधर आपके जो हमारे इंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं ये कहाँ कहाँ होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के, तो ये चीज़ याद रखना, सेलुलर रेस्पिरेशन में जो इंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं, हमारे सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर कौन से रिएक्शंस होंगे, इंजाइमेटिक रिएक्शंस कौन से होते हैं, जिनमें इंजाइम यूज़ होता है, जो वो रिएक्शंस जिनमें इंजाइम हम यूज़ करते हैं वर्क करने के लिए, वो रिएक्शंस हम कहेंगे इंजाइमेटिक रिएक्शंस। उसके अलावा ये इसका प्रोसेस कहाँ होता है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन का, ये चीज़ याद रखनी है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये इम्पोर्टेंट MCQ है, बोर्ड में अक्सर आता होता है, ठीक है, कि सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन, ध्यान से सुनो, सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन, तो आपने आगे से मार्क करना है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक हो गया, सेलुलर रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में। अच्छा अभी तक अगर मैं आपको बताऊं ना, तो मैंने आपको बता दिया कि रेस्पिरेशन और उसकी टाइप्स, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, तो आपने क्या करना है, आपने रेस्पिरेशन की डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके बाद आपने उसकी टाइप्स को एक्सप्लेन करना है, जैसे मैंने बताया है, आप साथ साथ नोट करते जाओ, रजिस्टर रखो, ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, और जिस तरह मैंने आपको फर्दर बताया कि सेलुलर रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन हम एज अ सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्दर उसकी इक्वेशन ये लिख लोगे, आपके मार्क्स गेन हो जाएंगे, मार्क्स अच्छे हो, प्रेजेंटेशन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक हो गया, इतना आपको पता चल गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। हम आगे फर्दर चलते हैं, सही है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में बहुत आता होता है वो ये आता है कि गैसियस एक्सचेंज और ब्रीथिंग में डिफरेंस लिखें, ठीक है। अब बच्चों को कंफ्यूज कर जाते हैं, वो कहते हैं शायद ब्रीथिंग भी वही चीज़ है जो गैसियस एक्सचेंज है, नहीं, गैसियस एक्सचेंज और ब्रीथिंग में बहुत डिफरेंस है। गैसियस एक्सचेंज में हम आपको पता है, हमने भी बात की कि हम इसमें क्या कहेंगे कि ऑक्सीजन इनटेक एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल, किसमें हमने सिंपली बात करनी है कि रेस्पिरेटरी गैसेस की, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेटरी गैसेस, हमने सिंपली कहना है कि ऑक्सीजन को इनहेल करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, इस प्रोसेस का नाम क्या है, गैसियस एक्सचेंज, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप ब्रीथिंग की बात करो तो इसमें हम वर्ड यूज़ करते हैं एयर, इसमें हम ऑक्सीजन का नहीं एयर का यूज़ करेंगे, इसमें हम कहेंगे कि हमने एयर इनहेल, हमने एयर को इनहेल किया। अब एयर की अगर बात करें तो ये कम्बिनेशन ऑफ गैसेस है, इसमें अंदर ऑक्सीजन भी आ जाती है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी इसके अंदर नाइट्रोजन भी आ जाती है, इसके अंदर वाटर वेपर्स भी आ जाते हैं, मतलब ये अगर एयर जो है ना ये कम्बिनेशन ऑफ गैसेस है। अब हम कहेंगे कि हम एयर को इनहेल कर रहे हैं, एयर अंदर जा रही है, अब ये एयर ने अंदर जाके, अब अंदर का हमारा फंक्शन क्या है कि हमने इस एयर में से इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ऑक्सीजन, हमने वो ऑक्सीजन ले लेंगे टू गेट ऑक्सीजन, और अब हमने क्या एक्सहेल करना है, वही चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड से हमने एक्सहेल कर देना है, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे ब्रीथिंग। इसमें हम वर्ड यूज़ करेंगे, याद रखना, एयर की, एयर आपने इनहेल की, उसमें से आपने ऑक्सीजन अपने बॉडी के यूज़ के लिए ले ली, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी बॉडी के यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमने एक्सहेल कर दी, ठीक हो गया। अगर आप फर्दर इनका प्रोसेस का सेकंड करो तो हम कहते हैं ये बायोमैकेनिकल प्रोसेस है।
मतलब सिंपल, इसमें मैकेनिक्स में कोई खास डिफरेंस नहीं आता। और लेकिन अगर आप इसकी ब्रीथिंग की बात करो तो इसमें आप क्या क्या होंगे, ये इसके अंदर मैकेनिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। अब याद रखना, मैं आपको फर्दर अब वीडियोस में बताती भी जाऊंगी, फर्दर वीडियो के बारे में बताऊंगी कि ब्रीथिंग के मैकेनिज्म्स कैसे होते हैं, हम कैसे ब्रीथिंग करते हैं, इसके फेजेस हैं। फर्दर ब्रीथिंग के 2 फेजेस हैं, मतलब एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन। ठीक है, वो भी हम आप फर्दर पढ़ते हैं अभी। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। ओके गाइस, अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। ये हम लोगों ने पढ़ना है। बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे, इसमें से आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और आपके इनफैक्ट एमसीक्यूज तक इसमें से आ सकते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर सबसे पहले हम बात करें रेस्पिरेशन का, तो हमें पता चल गया कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो अब वो सारा प्रोसेस जो इस काम में, इस इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में जो हेल्प करता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं, उस सिस्टम को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम किससे मिलकर बना है? 2 चीज़ों से। याद रखना, रेस्पिरेटरी सिस्टम 2 चीज़ों से मिलकर बना है। एक आपके एयर पैसेज वेज, वो पैसेज के नोज से लंग्स तक कैसे एयर पहुंचती है, वो सारा प्रोसेस, वो पार्ट्स, वो एनाटमी, वो सब कुछ आएगा इसके अंदर। दूसरा है लंग्स। फिर लंग्स से हमारे टिश्यूज़ तक जो है कैसे वो पहुंचती है, इसमें पल्मोनरी सर्कुलेशन भी आ जाती है, और इसमें आ जाते हैं एयर पैसेजवेज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, देखो ये असल में ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें ना या सीक्वेंस याद नहीं रहती कि पहले फेरिंग्स में एयर गई थी या लैरिंग्स में गई थी। तो इस वजह से मैंने कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ना मैंने एक बना दिया एक फ्लो चार्ट। इसकी आपको मैं वीडियो भी दिखाती हूँ, वो आपको थोड़ा सा नेक्स्ट पोर्शन में वीडियो में आपको इसका क्लिप दिखाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप ये फ्लो चार्ट याद कर लो। इसमें क्या है कि एक्सटर्नल एयर, आपके एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, फॉर एग्जांपल हमारे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, हम लेते हैं कि हमारे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स जो है उसके ज़रिए, ये आपके एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स हैं। फॉर एग्जांपल नोज़ के, ये नोज़ है, एग्जांपल ले लो। ठीक है, ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स हैं, इनके ज़रिए आपने लिया, आपने सांस अंदर लिया। ठीक है, आपने देखो, अब आप सांस लो, ये सांस ली है, सांस आपकी गई, सांस आपकी एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से, मतलब जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स को हम ओपनिंग्स भी कहते हैं, जो एक्सटर्नल ओपनिंग्स होती हैं वो भी हम कहते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से आपकी एयर गई आपकी नेज़ल कैविटीज़ में, हमारी नोज़ में, ये इस जगह पे। ठीक हो गया, नोज से इंटरनल नोस्ट्रिल्स में चली गई, अंदर की इंटरनल नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल कहते हैं ओपनिंग को, तो इंटरनल ओपनिंग में। फिर उसके बाद हमारी इंटरनल नोस्ट्रिल से अब हम फर्दर सांस को लो तो आगे आ जाती है हमारी फेरिंग्स। अब एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से एयर ने जाना है हमारी फेरिंग्स में। फेरिंग्स की अगर बात करो तो क्या है, मस्कुलर पैसेजवे हम इसे कहते हैं। इसके ये वो वाहिद स्ट्रक्चर है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रखना कि फेरिंग्स हमारा वाहिद स्ट्रक्चर है जो कि आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी इस्तेमाल होता है, इसके अलावा आपके जो जीआईटी है उसमें भी यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या कि फेरिंग्स जो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कैसे यूज़ होता है कि इसमें से एयर जो है वो पास आउट हो जाती है। ठीक है, जीआईटी मतलब आपके स्टोमिक, जो जिसमें हम डिस्कस करते हैं, आपके इंटेस्टाइन वगैरह डिस्कस करते हैं, उसमें क्या है कि आपका जो फूड है वो भी इसी जो पाथवे उससे गुजरता है। ठीक है, मतलब ये एक कॉमन जो है स्ट्रक्चर है फॉर योर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड फॉर योर फूड आल्सो। ठीक है, अब फेरिंग्स से एयर ने जाना है लैरिंग्स में, लेकिन फेरिंग्स के एंड पे ना एक होती है ग्लोटिस, जो कि एक आपको फेरिंग्स को क्लोज करती है, उसे हम नाम देते हैं ग्लोटिस का। ठीक है, फेरिंग्स से ग्लोटिस नहीं हट जाएगी, ग्लोटिस से होते हुए लैरिंग्स में आएगी। अब लैरिंग्स क्या है, आपके अब बोलने का बॉक्स, योर वॉइस बॉक्स। ठीक है, इसके लैरिंग्स में क्या होता है कि आपके जब वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो जब स्ट्रेच करते हैं, 2 वोकल कॉर्ड्स जब स्ट्रेच अक्रॉस ईच अदर, तो क्या आपको प्रोड्यूस होगा वॉइस। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब आप बोलते हो स्पीच, तो आप अक्सर हम कहते हैं कि वी आर डूइंग, वी आर स्पीचिंग। तो स्पीच कैसे प्रोड्यूस होती है, आपके वोकल कॉर्ड्स ये वाइब्रेट करते हैं, जब आपके वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं आपकी मूवमेंट होती है लिप्स की, चीक्स की, जब ये मूवमेंट्स होती हैं तो ये कॉम्बिनेशन जब कोलैबोरेट कर जाती हैं आपस में, तो ये एक प्रोड्यूस करती हैं वॉइस स्पीच, जिसे हम कहते हैं कि हम बोल रहे हैं। जैसे मैं आपके साथ बोल रही हूँ तो ये क्या मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, मैं स्पीच प्रोड्यूस कर रही हूँ। इसमें मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, मैं अपने लिप्स, अपनी चीक्स यूज़ कर रही हूँ, अपने जॉस यूज़ कर रही हूँ, साथ में मेरे लैरिंग्स, मेरे वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। ठीक हो गया, अब लैरिंग्स के बाद एयर ने जाना है ट्रैकिया या विंड पाइप में। अगर आप ट्रैकिया या विंड पाइप की बात करो ना तो ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, ये ना आपकी विंड पाइप है कि इसमें से एक ना बहुत आपको मैं वीडियो भी आगे फर्दर दिखाती हूँ, उसमें भी आपको पता चलेगा। इस तरह का ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर कार्टिलेजेस है,
12 कार्टिलेज होते हैं सी शेप कार्टिलेज इस तरह के। इन कार्टिलेजेस का काम क्या है कि अगर देखो फॉर एग्जांपल 1 सेकंड के लिए आप रोको अपनी सांस रोको, अब एयर तो अंदर है ही नहीं, तो अगर आपकी ये कार्टिलेजेस ना होते तो आपकी ये विंड पाइप कोलैप्स कर जाती, मतलब टूट जाती या वो आपस में जुड़ जाती। लेकिन इन कार्टिलेज 12 कार्टिलेजेस होते हैं। इन कार्टिलेजेस का विंड पाइप में क्या काम होता है कि इन्होंने ना आपकी विंड पाइप को होल्ड करके रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल ये विंड पाइप है, ट्यूब है, इसके अंदर सी शेप कार्टिलेजेस ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन्होंने आपकी विंड पाइप को समझो एक सपोर्ट दी होती है कि जब एयर नहीं आ रही तो आपको ये जो ट्रैकिया है ये कोलैप्स ना कर जाए, इस वजह से ये सपोर्ट देने के लिए यूज़ होते हैं कार्टिलेजेस। अच्छा, ट्रैकिया के बाद फर्दर जो है ना हमारी ये जो विंड पाइप है ये डिवाइड होती है ब्रोंकियोल्स में ऐसे, ठीक है। ब्रोंकियोल्स में फर्दर आपकी ये डिवाइड हो जाएगी। अब ब्रोंकियोल्स में क्या है, अगर एक हो तो हम कहते हैं ब्रोंकस, 2 हो तो ब्रोंकाई, ठीक है। ब्रोंकाई आपके जाते हैं लंग्स में, मतलब चेस्ट कैविटी पे आके ट्रैकिया जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये 2 पार्ट्स में, और ये किधर डिवाइड हुआ है, चेस्ट कैविटी में। तो ये इसको हम नाम देते हैं ब्रोंकाई। सिंगुलर होगा, एक अगर होगा तो ब्रोंकस, अगर 2 है तो ब्रोंकाई, प्लूरल यूज़ करना है। ये वर्ड याद रखना, अक्सर एमसीक्यू में ये पूछते होते हैं कि सिंगुलर या प्लूरल ब्रोंकाई और ब्रोंकस के लिए, ठीक है। ब्रोंकाई जो है वो फर्दर डिवाइड होंगे। अब इन ब्रोंकाई ने भी फर्दर डिवाइड होना है। अब ये छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड होते हैं। इन कैपिलरीज को हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स कहाँ डिवाइड होंगे, आपके लंग्स में, मतलब ये जो है आपके लंग्स में जाके डिवाइड हो जाएंगे ब्रोंक्यूल्स, इसको हम कहते हैं। अब ब्रोंक्यूल्स, अब देखो ब्रोंकाई तक आपके पास कार्टिलेजनस थे, जैसे इसके पास सी शेप कार्टिलेज था, ट्रैकिया के पास, ब्रोंकाई के पास भी सी शेप कार्टिलेज था, ब्रोंक्यूल्स के पास सी शेप कार्टिलेज नहीं है, ठीक है, इसके पास नहीं होता क्योंकि ये छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, उस फॉर्म में ये ब्रोंकाइल्स जो है ब्रोंक्यूल्स जो है वो डिवाइड होती हैं। फिर ये ब्रोंक्यूल्स जो है ना फर्दर ये आगे एक्सटेंड होती हैं और ये मिलके आपस में बनाती हैं एल्वियोलर डक्ट्स, सही है। एल्वियोलर डक्ट के आगे फर्दर कंबाइन करना है और उसने सैक बना देना है, जिसे हम कहते हैं एल्वियोलर सैक। एल्वियोलर सैक अगर ना एक कितना बड़ा एल्वियोलर सैक होते हैं, ये मैं आपको वीडियो में भी एक्सप्लेन करती हूँ फर्दर। अब इस सैक के दरमियान में जो स्पेस होती है ना उसे हम कहते हैं एंट्रम, यानी कि ये एल्वियोलर सैक छोटे छोटे एल्वियोलाई आपस में जुड़े हुए हैं और उन जुड़े हुए एल्वियोलर में जो स्पेस आपको नज़र आ रही है, जैसे ये एल्वियोलाई हैं फॉर एग्जांपल, तो इनमें जो स्पेस है ना उसको हम कहते हैं एंट्रम। और जो फर्दर एक अगर एल्वियोलाई को आप निकाल के देखो तो वो 0.2 से 0.5 मिलीमीटर उसका डायमीटर होता है, और उसमें क्या है, ये पाउच की फॉर्म में होता है कि आप कहते हो कि ये ऐसे एक पाउच है, उसके अंदर सेल्स है, तो ये उसके ऐसे पाउच की फॉर्म में ना ये एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है, सही है। अच्छा, अब आपको एक चीज़ की समझ आ गई कि सबसे पहले एयर ने एक्सटर्नल नोस्ट्रल से होते हुए नेज़ल में जाना है, नेज़ल से इंटरनल नोस्ट्रल्स, इंटरनल नोस्ट्रल से फेरिंग्स, फेरिंग्स जो है वो कॉमन है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी, फेरिंग्स से ग्लोटिस, ग्लोटिस से होते हुए ये लैरिंग्स में आएगी, लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स से एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट से एल्वियोलर सैक, एंट्रम और फिर एल्वियोलाई एंड पे, ठीक है। अब मैं आपको फर्दर अब आप वीडियो देखो, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा इनके क्या एनिमेटेड वीडियो है जिसमें आपको ये पता चलेगा किस तरह ये ब्रोंकाई वगैरह भी स्ट्रक्चर्स भी और एल्वियोलाई जो है वो कैसे उसकी शेप है वो उसका भी आपको पता चल जाता है, ठीक है। वो वीडियो आप लोगों ने देख लिया, आप लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम में सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका पता चल गया, एल्वियोलाई का भी पता चल गया। देखो अब इस टॉपिक में से अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि डिफ़ाइन फेरिंग्स लैरिंग्स ट्रैकिया, तो आप आराम से डिफ़ाइन कर सकते हो फेरिंग्स लैरिंग्स ट्रैकिया को। याद रखना छोटे छोटे साथ डायग्राम्स अगर आप पेपर में बना देते हो ना शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में, तो एक अच्छा इंप्रेशन और मार्क्स गेनिंग काम है ये वाला, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है डिफ़ाइन नोस्ट्रिल्स, तो आप बता सकते हो कि नोस्ट्रिल्स 2 तरह के होते हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स और इंटरनल नोस्ट्रिल्स, ठीक हो गया, आपको पता चल गया इस चीज़ का।
उसके अलावा कोई क्वेश्चन करेगा एल्वेलाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता होता है अक्सर। तो एल्वेलाई का भी आप बताते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, ठीक है। फंक्शनल यूनिट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम टू, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कहा जाए कि राइट एयर पैसेजवेज, अगर तो ये क्वेश्चन शॉर्ट में आता है तो जो मैंने आपको पहले मैंने जो आपको फ्लो चार्ट बना के दिखाया था आपने वो ड्रॉ कर देना, इट्स ओके। अगर आपको ये लॉन्ग में आता है तो फिर आपको हर पार्ट की डिटेल लिखनी है और साथ में छोटी छोटी डायग्राम ज़रूर बना देना, सही है। फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो आता होता है वो ये है कि कार्टिलेज नॉट प्रेजेंट इन। अब याद करो मैंने आप लोगों को बताया था कि कार्टिलेज किस में प्रेजेंट नहीं होता, ब्रोंकाई में होता है, ट्रैकिया में भी होता है, ब्रोंक्योल्स में कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ब्रोंक्योल्स। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, लंग्स। तो लंग्स की तरह अगर हम बात करें कि लंग्स क्या हैं, तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये लंग्स हैं। अब देखो एयर पैसेजवेज ने तो लंग्स तक आपके ट्रैकिया, ब्रोंकाई से ब्रोंक्योल्स से लंग्स तक पहुंचा दिया। लंग्स कैसे अगर आप लंग्स की बात करो तो किससे बन के बने होते हैं, एल्वेलाई। आप कह सकते हो कि एल्वेलाई का कम्बिनेशन जब होता है तो हम कहेंगे लंग्स कंस्टिट्यूट, एल्वेलाई कंस्टिट्यूट लंग्स। तो जो राइट लंग है उसके अंदर 3 लोब्स होती हैं और जो लेफ़्ट लंग है इसके अंदर 2 लोब्स होती हैं, और ये बिगर है, ये स्मॉलर है, ठीक है। अब देखो अगर इसकी आप एनाटमी की बात करो, इसके स्ट्रक्चर की बात करो, तो जो लंग्स की जो 2 लेयर्स होती हैं, 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं प्लूरा, ठीक है। अब आउटर जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहेंगे, ये वाली जो आउटर मेम्ब्रेन है इसे हम क्या कहेंगे, आउटर पैराइटल मेम्ब्रेन। आउटर पैराइटल मेम्ब्रेन का क्या काम है, इसने लंग्स को एनक्लोज करना है, सही हो गया। जो इनर वाली मेम्ब्रेन होगी लंग्स को जो बिल्कुल साथ अटैच्ड है उस मेम्ब्रेन को कहते हैं इनर विस्ट्रल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन ने सिक्रीशंस को सिक्रीट करना होता है, उस सिक्रीशंस को अब ये दरमियान में जो एक कैविटी जो स्पेस है ना आउटर और इनर के दरमियान में, इसको हम कहते हैं प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी में एक फ्लूइड होता है जिसे कहते हैं इंट्रा प्लूरल फ्लूइड, इंट्रा बिटवीन प्लूरल फ्लूइड, ठीक है, इसके होता है। अब विसरल मेम्ब्रेन जो है ये एक फ्लूइड सीक्रेट करता है जिसे हम कहते हैं इंट्राप्लूरल फ्लूइड। इस फ्लूइड का काम क्या है कि इसने आपकी लुब्रिकेशन, आपके लंग्स की लुब्रिकेशन करनी है, इसने फ्रिक्शन से प्रिवेंट करना है, इसने मैकेनिकल स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल एक एकदम आपका कोई मतलब कि समझो मैकेनिकली आपको कोई टॉर्चर करता है लंग्स की साइड पे, तो अगर आपका एक फॉर एग्जाम्पल हाथ लग गया ज़ोर से, तो बजाय इसके कि लंग्स कोलैप्स कर दी, क्योंकि ये बहुत नाजुक स्ट्रक्चर है लेकिन ये कोलैप्स नहीं करता। इंट्राप्लूरल फ्लूइड जो है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ, उसके अंदर मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है, उसके अंदर फ्रिक्शन होती है जो कि आपके लंग्स को कोलैप्स होने से बचा लेती है, ठीक है। देखो ट्रैकिया से आए ब्रोंकिया, ब्रोंकियोल्स से ब्रोंकाई से ब्रोंक्योल्स, ब्रोंक्योल्स से लंग्स में आने के बाद अब फर्दर हमारे टिश्यूज़ में जानी है। वो कैसे जाती है उसको मैं आपको बताती हूँ पल्मोनरी सर्कुलेशन के ज़रिए, कि पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होती है। ओके गाइस, अब हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वो है पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन के हम कहते हैं कि ऐसी सर्कुलेशन जिसमें आपकी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके टिश्यूज़ तक पहुंच जाता है और आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में होता है वो आपका एक्सहेल हो जाता है। अब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि पल्मोनरी सर्कुलेशन एक्चुअली है क्या, ये एक पोर्टल सर्कुलेशन, द टाइप ऑफ द पोर्टल सर्कुलेशन इन विच द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स from heart to the lungs. Here it is oxygenated and then oxygenated blood goes through pulmonary vein to your back to your heart and then from your heart to all the body. Okay. अब आपको पता है कि ये लंग्स हैं साइड पे, दरमियान में हमारा हार्ट होता है। अब ना हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर आप लंग्स की बात करो तो लंग्स के ऊपर इस तरह रिब्स बने होते हैं, ये 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, सही है। ये रिब्स का काम क्या होता है कि हमारे लंग्स को ना इनक्लोज कर देते हैं थोरेसिक कैविटी में, सही है। अब ये रिब्स हैं, हमारे रिब्स के जो मसल्स होते हैं उन्हें कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, रिब्स के नीचे ये जो चीज़ बनी हुई है इसे हम कहते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम असल में डोम शेप स्ट्रक्चर होता है, स्केलेटल मसल से मिलकर बना होता है। ये ना आपके लंग्स को इस तरह ना मतलब ऐसे होता है, तो ये आपके लंग्स को सपोर्ट कर रहा होता है कि जब आपको मैं आगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जब पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि डायफ्राम का क्या काम है उसमें, ठीक है। अभी आप देखो कि हमारा जो हार्ट है वो रिसीव क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी। याद हमें वैसे पढ़ा हुआ है कि आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। तो एक चीज़ याद रखना कि ये इधर एक एक्सेप्शन है कि पल्मोनरी आर्टरी
अपोजिट काम करेगी, इसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना है, और जो पल्मोनरी वेन है उसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना है। सही है। तो अब हमारा जो ब्लड है राइट वेंट्रिकल से जो निकलेगा उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो जाएगा लंग्स में जाके ना वो डिवाइड हो जाता है आर्ट्रियोल्स में। पता है आर्ट्रियोल्स में क्यों डिवाइड होता है? क्योंकि हमें पता है कि हमारे लंग्स में होते हैं ब्रोंक्यूल्स जो है छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स अब बनते जा रहे हैं, तो उसके लिए अब इतनी बड़ी आर्टरी तो एक छोटे से स्ट्रक्चर को रैप नहीं कर सकती, तो फर्दर वो बड़ी आर्टरी डिवाइड हो जाती है छोटी छोटी आर्टरीज में, ताकि वो उस स्ट्रक्चर को रैप कर सके, इनक्लोज कर सके और सर्कुलेट एक एक सेल तक ना हमारा जो ब्लड, हमारे ऑक्सीजन है वो पहुंच सके। आर्ट्रियोल्स फर्दर डिवाइड हो जाते हैं कैपिलरीज में। अब कैपिलरीज में क्यों डिवाइड होते हैं? हमें पता है कि एल्वियोलाई हैं लंग्स में, लंग्स एल्वियोलाई से ही मिलकर बना, और एल्वियोलाई फर्दर मैंने आपको बताया था इसका डायमीटर होता है 0.2 से 0.5 मिलीमीटर, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे जड़े नहीं होते, उस तरह ये नज़र आते हैं। इन एल्वियोलाई को अब इतनी बड़ी पल्मोनरी आर्टरी है और छोटा सा एक स्पॉट है, तो अब खुद सोचो कि इसके लिए कितना, बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो कैपिलरीज फर्दर छोटी छोटी वेंस कैपिलरीज में कैपिलरी जो है वो डिवाइड होती हैं और ये एल्वियोलाई को सराउंड करती हैं, ताकि एल्वियोलाई को हर पार्ट को ब्लड जो है वो पहुंच जाए। सही है। फिर कैपिलरीज के बाद फर्दर जो ब्लड है वो जाता है, फर्दर कैपिलरीज जो है वो यूनाइट करेंगी और वेन्यूल्स बनाएंगी, वेन्यूल्स बनाती हैं जॉइन करके वेन्स। अब पल्मोनरी वेन, इसे कहते हैं पल्मोनरी वेन। इस पल्मोनरी वेन ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाना है हमारे लेफ़्ट एट्रियम में। लेफ़्ट एट्रियम में जो ब्लड आता है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड होता है, उधर से ये जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में, लेफ़्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के ज़रिए आपकी पूरी बॉडी के अंदर ये ब्लड जो है वो चला जाता है। ठीक हो गया। अब आपको समझ आ गई कि पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, अब आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने सबसे पहले तो रेस्पिरेशन का डेफिनेशन, उसकी टाइप्स, फिर ब्रीथिंग और ब्रीथिंग में और गैसेस एक्सचेंज में क्या डिफरेंस होता है वो पढ़ा है। फिर उसके बाद मैंने आपको आज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम सारा पढ़ा दिया है, जिसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक एयर पैसेज वे और एक लंग्स। ठीक है, हमने एयर पैसेज वे भी पढ़ लिया, लंग्स भी पढ़ लिया, और अब ये पल्मोनरी सर्कुलेशन ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर दूँगी। आज कल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।